हाँ भाई, देखो हम बात करेंगे जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में देखो, सामान्य विज्ञान में सबसे पहले होता क्या है कि तीन पार्टीशन होते हैं। सामान्य विज्ञान के क्या पढ़ने होते हैं? तीन पार्टीशन। एक तो कौन सा होता है? तो एक तो हम पढ़ते हैं कौन सा? बायोलॉजी। कौन सा पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कौन सा पढ़ेंगे? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। दूसरा कौन सा होता है? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तो तीसरा होता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। कौन सा होता है? रसायन विज्ञान। अब ये देखकर तो आपको क्या लग रहा होगा? ये देखकर आपको लग रहा होगा कि सर हम तो कहाँ पहुँच गए, हम तो 11th और कहाँ पहुँच गए? 12th में पहुँच गए। किस में पहुँच गए? 11th और 12th में पहुँच गए। क्यों? क्योंकि अगर इनकी हम बात करें तो इनकी बात करते हैं तो ये वहां पर क्या होते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शनल। ठीक है। अब कि हमें तो पढ़ना क्या है? सामान्य विज्ञान पढ़ना है। और सामान्य विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो पढ़ते क्या है? 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो क्या होती हैं अपनी बुक्स जो होती हैं, जिनमें जो विज्ञान की जो दैनिक जो घटनाएं हैं उनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। वहां पर आपको ऐसे मिलता है क्या कि ये बायोलॉजी की बुक है, ये फिजिक्स की है और ये केमिस्ट्री की है, ऐसे मिलता है क्या? नहीं मिलता। एक जो बुक्स होती है उसी बुक्स में क्या होते हैं? ये तीनों जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट जो होते हैं उनके सभी जो क्या होते हैं? लेसन होते हैं, वो मिक्स में होते हैं कि नहीं होते? अब देखो कि हम कंपटीशन के तरीके से देखें। किसके तरीके से देखें? कंपटीशन के तरीके से देखें। सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं, सेंट्रल लेवल की एग्जाम में सीधा आपके पास लिखा हुआ मिलेगा दैनिक जीवन में विज्ञान या सामान्य विज्ञान। वहां पर चैप्टर का कोई क्या नहीं होता है? उल्लेख नहीं होता है। जैसे अपन बात करें एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, एमटीएस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, इसके अलावा कोई भी पैरामिलिट्री की जो एग्जाम होती है उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या नहीं मिलता अपने को? कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। किसका? टॉपिक्स का नहीं मिलता। तो पढ़ते क्या है? पढ़ते वही है कि डेली रूटीन की जो घटनाएं जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लास्ट ईयर की जो एग्जाम्स जो होती हैं, एग्जाम्स में जिस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन उठते हैं उसको हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। बाकी अगर हम बात करें विज्ञान की तो जो सब कुछ है वही क्या है? विज्ञान है। बहुत सारा है विज्ञान, तो कितना भी पढ़ लो कम तो नहीं है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखो कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्या होंगे चैप्टर होंगे उनको एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में फिजिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उनको क्या करेंगे? एक साथ। और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उनको क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चंस का वेटेज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस का वेटेज क्या होता है कि जैसे सीजीएल की बात करें, सबसे पहले सबसे हाई एग्जाम वही है। ठीक है। इसके अलावा फिर लास्ट में आ जाए अपन दिल्ली पुलिस तक सेंटर की बात करते हैं, तो वहां पर अपने को क्वेश्चन मिलते हैं कितने? 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं। किसके? जनरल साइंस के। किसके मिलते हैं? जनरल साइंस के। अब उसमें अगर हम बात करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसमें 50% जो क्या है क्वेश्चंस हैं वो किससे आएंगे? बायोलॉजी से आते हैं। किससे आते हैं? बायोलॉजी से। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान। और किससे आते हैं? रसायन विज्ञान से आते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन जो होता है, इस बायोलॉजी वाले पोर्शन में हम क्या पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी वाले पोर्शन में एक चीज आपने सुनी होगी, एक होता है पर्यावरण और इसके साथ एक होता है पारिस्थितिकी। नाम सुना है क्या? पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो देखो यहाँ पर जो एक जो सब्जेक्ट हो जाता है, ये सब्जेक्ट और इसके साथ हो जाता है। पर्यावरण हो गया और क्या हो गया? पारिस्थितिकी हो गया। पर्यावरण का मतलब तो आप समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते। पर्यावरण का मतलब कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण जो है जिसने हमें घेर के रखा है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। उस पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं कि नहीं रहते? उस पर्यावरण के साथ उन जीव जंतुओं का जो क्या होता है अंतर संबंध जो होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये अलग से होता है लेकिन इसको पढ़ते किस में है अपन? इसमें पढ़ते हैं। तो कितने माइनर सब्जेक्ट हो गए आपके पास? 1, 2, 3 और 4। तो 50% पोर्शन तो किसका हो गया? पर्यावरण, पारिस्थितिकी और बायोलॉजी वाला हो गया। और 50% किनका हो गया? इनका हो गया। अब देखो कि आपको हाँ देखो, अब आपको मैं बात करूं कि सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर पढ़ना क्या होता है। तो बायोलॉजी के अंदर पढ़ना क्या होता है? तो बायोलॉजी में पढ़ना होता है ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी का मतलब है मानव शरीर, ठीक है। और मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, तो मानव शरीर में शरीर के सभी अंगों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अब देखो सभी अंगों को पढ़ेंगे, एक एक अंग को अगर पढ़ते हैं तो एक अंग को पढ़ने में क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते किस हिसाब से हैं, तो आपने एक बात सुनी होगी कि हमारा जो शरीर जो है, हमारे शरीर की जो मूलभूत जो इकाई होती है, मूलभूत इकाई का मतलब बेसिक यूनिट, कि जिससे हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, वो मूलभूत इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। कि मानव जो शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती, कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं और आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं कि नहीं करती। कि कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं आपस में जुड़ गई, कोशिकाओं का जो समूह हो गया वो क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। यही जो टिश्यू है, यही टिश्यू मैच्योर होने के बाद में किस में बदल जाता है, ऑर्गन में बदल जाता है, अंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अंग में। कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कहां से प्रारंभ हुआ है, कोशिका से प्रारंभ हुआ है, सेल से प्रारंभ हुआ है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगी, टिश्यू, उत्तक का निर्माण करेंगी। यही उत्तक जो है वो किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। मतलब कि हमारे शरीर में अंगों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अंग क्या होता है, अंग किसे कहते हैं। मैं बोलूं कि बताओ भाई नाक क्या है, तो आप बोलोगे कि सर नाक शरीर का एक अंग है। मैं बोलूं कि ये क्या है, तो बोलोगे कि सर ये कान है, ये शरीर का एक क्या होता है, अंग होता है। ऐसा ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो आपने इनकी क्या की है, पहचान की है, इनकी क्या की है, पहचान की है। तो अंग की पहचान क्या होती है, अंग की डेफिनेशन क्या होती है, अंग की डेफिनेशन किसे कहेंगे, अंग। तो देखो अंग किसे कहेंगे कि हमारे शरीर में ऐसा शरीर का भाग या हमारे शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के लिए क्या करता हो, कार्य करता हो, जो कोई ना कोई क्या करता हो, कार्य करता हो, वो क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब मैं बोलूं कि ये क्या है, ओरल है, मुंह है, माउथ है। माउथ एक शरीर का अंग है कि नहीं है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या काम होता है इसका, इसका काम बोलने में सहायक, बोलने का काम इसका नहीं है। बोलने का काम किसका होता है, लैरिंग्स का होता है। ध्वनि लैरिंग्स से उत्पन्न होती है, कंठ से उत्पन्न होती है। तो देखो मुख है, मुख का काम क्या है, तो मुख का काम अक्सर बोलने में सहायक है। इसके अलावा कि हम भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते हैं तो भोजन ग्रहण कहां से करेंगे, मुख से करेंगे। किससे करेंगे, भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि भोजन हमारे शरीर में सभी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको क्या करता है, पूरा करता है। जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं होती हैं कि नहीं होती हमारे शरीर को, तो उनकी क्या करता है, पूर्ति करता है। इसके अलावा कि भोजन हम इसलिए खाते हैं कि भोजन जो है वो हमारे को क्या देता है, ऊर्जा देता है कि नहीं देता, एनर्जी देता है कि नहीं देता। आपने भोजन का बाइट मुंह में लिया, क्या आपको एनर्जी मिलेगी, भोजन है, उस भोजन को आपने उठाया बाइट को और आपने क्या कर लिया, उसको मुंह में रख लिया, क्या आपको एनर्जी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। पहले उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, पहले उस भोजन का क्या होगा, पाचन। क्या मुख में आपने भोजन को लिया है तो ये मुख जो है, इस मुख में भोजन का पाचन हो जाएगा, क्या नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि हमारे शरीर में अंग जो होगा वो कोई ना कोई क्या करेगा, कार्य करेगा, कोई ना कोई कार्य तो करेगा। लेकिन क्या अकेला अंग पूरा काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कि बात आई भोजन के पाचन की, तो भोजन का पाचन क्या मुख कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो मुख जो भोजन जो है, भोजन के पाचन के लिए अकेला अंग कार्य नहीं कर सकता, तो और भी अंग क्या होंगे, सहायक होंगे। और वो अंग आपस में जब क्या होंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो किसका निर्माण कर लेंगे, अंग तंत्र का निर्माण कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब क्या था कि कोशिका है, शरीर की मूलभूत इकाई है। अगर कोशिका नहीं होगी तो हमारा क्या नहीं होगा, शरीर नहीं होगा। तो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी, आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगी, उत्तक, टिश्यू का निर्माण करेंगी। यही टिश्यू किस में परिवर्तित हो जाता है, अंग में परिवर्तित हो जाता है। अंगों का निर्माण होना शुरू हो गया तो अकेला अंग कार्य नहीं कर सकता, तो वो अंग है वो भी दूसरे अंगों के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, और जुड़कर किसका निर्माण करेगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा, ऑर्गन सिस्टम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जैसे मैंने अभी बोला है कि भोजन का जो पाचन जो होता है, उस पाचन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। डाइजेस्टिव क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो क्या हमारे शरीर में एक ही क्या है, पाचन तंत्र ही है क्या, एक ही अंग तंत्र है क्या,
नहीं, हमारे शरीर में 9 क्या होते हैं? अंग तंत्र होते हैं। और जब 9 अंग तंत्र एक व्यवस्थित रूप लेते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाता है? एक पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। पूरी बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण। कहने का मतलब क्या है कि हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अंगों के बारे में, लेकिन किसके हिसाब से पढ़ेंगे? अंग तंत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। एक अंग को नहीं पढ़ेंगे, हम अंग तंत्र को पढ़ेंगे। मतलब कि एक अंग तंत्र को अगर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे अंग क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं बात करूं कि 9 मैंने बोले हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में 9 अंग तंत्र क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और 9 अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले हड्डियों का ढांचा होता है हमारे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। हड्डियों के ऊपर होती है मांसपेशियां, और मांसपेशियों का समूह क्या कहलाता है? मांसपेशीय तंत्र कहलाता है। इंग्लिश मीडियम से है क्या कोई? कोई नहीं है? ये क्या बात हुई भैया, आज कोई भी नहीं है इंग्लिश मीडियम से? चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं बोलता रहूंगा। तो कंकाल तंत्र हो गया एक। कंकाल तंत्र के बाद में दूसरा कौन सा हो गया? मांसपेशीय तंत्र हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। इसके बाद में हमारे शरीर में आपको पता है ग्रंथियां होती हैं, और ग्रंथियां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। अभी मैंने बात की हमारे शरीर में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, और भोजन के पाचन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। फिर हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उस श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? श्वसन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्वसन तंत्र। आप भोजन खाते हो, क्या पूरे भोजन का पाचन होता है? पूरे भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं। कुछ भोजन है वो अपशिष्ट के रूप में भी बचता है, और अपशिष्ट के रूप में जो भोजन बचता है उसको हम शरीर से बाहर अलग करते हैं कि नहीं करते? और अलग करते हैं, उसमें भाग लेने वाले अंगों का जो समूह होता है उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसके बाद में ब्लड है हमारे शरीर में। ब्लड शरीर के सभी अंगों तक क्या करता है? गमन करता है, सर्कुलेट होता है कि नहीं होता? क्या जो ब्लड जो है वो अकेला शरीर के सभी अंगों तक गमन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर उसको प्रेशर नहीं देंगे तो वो क्या अंगों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको प्रेशर देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट उसको प्रेशर करेगा तो वो सभी अंगों तक जाएगा, लेकिन जाने के लिए उसको मार्ग के रूप में क्या किनकी आवश्यकता होती है? ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है, रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? तो आपका ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गई, आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में ये सारे के सारे जो ऑर्गन जो सिस्टम है वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? मस्तिष्क से। मस्तिष्क जो है, उस मस्तिष्क से शरीर के सभी जो अंग होते हैं वो किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? तंत्रिकाओं की सहायता से जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते? तो तंत्रिकाएं और जो मस्तिष्क जो है उनका जो समूह जो होता है वो किसका निर्माण करता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में कितने तंत्र होते हैं? 9 तंत्र। और जब ये 9 तंत्र क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उसके बाद में एक पूरी बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पूरी बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपका पढ़ा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं है? उसको ही हम आगे कर देते हैं। देखो, अंतःस्रावी जो तंत्र जो होता है, उस अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं? एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं? शरीर के कौन से अंगों का अध्ययन करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? ग्लैंड, ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं कि नहीं करते? अरे हमारे शरीर में क्या होती हैं? बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों का जो अध्ययन जो है, वो ग्रंथियों का अध्ययन जो होता है वो हम किस में करते हैं? तो ग्रंथियों का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? तो ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं अपन अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। पढ़ा होगा आपने कि जो ग्रंथियां जो होती हैं वो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? वही
ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं और ग्रंथियों का अध्ययन किसमें करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र में करते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में, तो देखो सबसे पहले तो अंतःस्रावी ग्रंथि, पहली ग्रंथि कौन सी हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी जो है वो कौन सी हो गई, तो दूसरी हो गई बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि। इसको तो क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और तीसरी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो तीसरी ग्रंथि होती है आपकी कौन सी, मिश्रित ग्रंथि, जिसको आप क्या बोलोगे, मिक्स्ड ग्लैंड बोलोगे। क्या बोलोगे, मिक्स्ड ग्लैंड। तो अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, और कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। एक एक प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करेगी, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो क्या स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। कि ऐसी ग्रंथि जो केवल हार्मोन स्रावित करती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ऐसी ग्रंथि जो रस या फिर क्या स्रावित करे, एंजाइम स्रावित करे, वो क्या कहलाएगी, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। याद रखना, रस एंजाइम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे हैं, अधूरे हैं। कैसे हैं, अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं, कि जो रस जो होता है वो बिना एंजाइम क्या नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, और एंजाइम है वो बिना रस क्या नहीं हो सकता, स्रावित नहीं हो सकता। तो याद रखना है आपको कि जो बहिस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, रस स्रावित करती हैं। जहां रस लिखा हुआ है वहां पर दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एंजाइम भी आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, एंजाइम। और तीसरी कौन सी है भाई, मिश्रित। और मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो मिश्रण किसका, दोनों का। तो ऐसी ग्रंथि जो क्या करे, अंतःस्रावी की तरह बहिस्रावी की तरह, दोनों की तरह क्या करे, कार्य करे। या ऐसे बोल सकते हो कि जो हार्मोन भी स्रावित करे और रस भी स्रावित करे, वो क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि। ये तो आपने पढ़ ली होगी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। बताओ, पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी। पीयूष ग्रंथि केवल हार्मोन स्रावित करती है। पीनियल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी। थायराइड ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी। पैराथायराइड ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी। थाइमस ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी। एड्रिनल ग्रंथि कैसी है, अंतःस्रावी। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, बहिस्रावी है। कैसी है, बहिस्रावी। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, बहिस्रावी नहीं, अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों है। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो कैसी है, मिश्रित है। कैसी है, मिश्रित है। इसके अलावा जनन जो ग्रंथि है, रिप्रोडक्टिव जो क्या है ग्लैंड है, वो भी कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और जनन ग्रंथि कौन सी होती है, कि सर वो ग्रंथियां जो जनन प्रक्रिया में, या जनन को आप क्या बोल सकते हो, प्रजनन भी बोल सकते हो, कि सर ऐसी ग्रंथियां जो जनन प्रक्रिया में क्या करती हैं, भाग लेती हैं, उनको क्या कहते हैं, जनन ग्रंथियां कहते हैं। और जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है वर्षण और एक क्या होता है, अंडाशय। एक तो कौन सा होता है, वर्षण होता है, और एक क्या होता है, अंडाशय। वर्षण को बोलते हैं टेस्टिस, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवेरी। क्या बोलते हैं, ओवेरी। अब देखो दो चीजें होती हैं, सुनो। हम बात करें किसकी, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल का मतलब नर और फीमेल का मतलब क्या होता है, मादा होता है। ठीक है। अगर मैं नर की बात करूं तो नर में जो क्या होते हैं, जनन जो अंग जो होते हैं, और मादा में जो जनन अंग होते हैं, क्या सेम होते हैं, क्या नहीं होते। कि नर और मादा दोनों में जो जनन जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग। लेकिन जनन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वो कौन से होंगे, वर्षण और अंडाशय। वर्षण किस में होता है,
मेल पुरुषों में होता है, नर में होता है, और अंडाशय किस में होता है? फीमेल, मादा महिलाओं में होता है। अगर वर्षण नहीं होगा और अंडाशय नहीं होगा तो क्या जनन की प्रक्रिया होगी? क्या नहीं होगी, जनन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रजनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं किसके हैं अपन? वर्षण, और किसको पढ़ते हैं? अंडाशय को। अब देखो वर्षण और अंडाशय है वो कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है तो इसकी तरह भी काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और इसकी तरह भी काम करेंगी कि नहीं करेंगी। तो वर्षण और अंडाशय है वो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह क्या करते हैं? कार्य करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि आपका ये जो चैप्टर जहां खत्म हुआ था वहां से मैंने क्या कर दिया है? इसको स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या करेंगे? बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नर प्रजनन तंत्र अलग होगा और मादा प्रजनन तंत्र क्या होगा? अलग होगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मानव में क्या होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो अलग होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं वो अलग होते हैं, और महिला में जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो दोनों को पढ़ना भी क्या है अपने को? अलग अलग ही पढ़ना है। दोनों को क्या करना है? अलग अलग ही पढ़ना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। नर प्रजनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो सुनो भाई आराम से, देखो नर प्रजनन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन का पता होगा तो उसके बाद में किसका पता चलेगा? प्रजनन तंत्र का पता चलेगा। देखो अभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, अंग तंत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? इसको आप क्या बोल सकते हो? तंत्र भी बोल सकते हो। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप? तंत्र भी बोल सकते हो। अंग तंत्र किसको कहते हैं, या तंत्र किसको कहते हैं? कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? तंत्र भी बोल सकते हो। तो देखो कि प्रजनन तंत्र किसको कहोगे आप? कि सर प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन तंत्र कहलाता है। मानव के शरीर में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? सॉरी, मानव नहीं, पुरुषों के शरीर में, या पुरुषों के शरीर में जो क्या है अंग है वो प्रजनन में भाग लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? नर प्रजनन तंत्र कहेंगे। और मादाओं के शरीर में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? मादा प्रजनन तंत्र कहलाएगा। लेकिन ये प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन क्या होता है कि जब कोई भी जो क्या होता है, जीव जो होता है, जब कोई भी क्या होता है, जीव जो होता है वो अपने समान नई संतान क्या करता है? उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रजनन तंत्र कहलाएगा। अब देखो कि हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नर प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो नर प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इस नर प्रजनन तंत्र में जो भाग लेने वाले जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें भाग लेने वाला जो अंग जो है वो कौन है? वर्षण है, टेस्टिस है। कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस के बाद में मैं बात करूं तो कौन है? वर्षण कोश। वर्षण के बाद में कौन सा है? वर्षण कोश। वर्षण कोश के बाद में कौन सा है? अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद में कौन सा है? शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में कौन सा है? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी के बाद में कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में कौन है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में होता है शिशन, जिसको आप बोलते हो पेनिस। क्या बोलते हो? पेनिस। मतलब कहने का क्या है कि नर जो प्रजनन जो तंत्र है, इस नर प्रजनन तंत्र में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो सर पुरुषों के शरीर से एक तो कौन भाग लेगा? वर्षण भाग लेगा। कौन भाग लेगा? वर्षण। कौन भाग लेगा? वर्षण कोश। कौन भाग लेगा? अधिवर्षण। कौन भाग लेगा? शुक्राशय। कौन भाग लेगा? कौन भाग लेगा? और कौन भाग लेगा? जब ये सारे के सारे अंग क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा? नर प्रजनन तंत्र का क्या हो जाएगा?
निर्माण हो जाएगा। क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि सर केवल वर्षण प्रजनन की क्रिया क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या शिशन प्रजनन की प्रक्रिया पूरी कर देगा? क्या शुक्राशय प्रजनन की क्रिया पूरी कर देगा? तो ये बात तो मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि शरीर का कोई भी जो अकेला जो अंग होता है वो क्या नहीं कर सकता, कार्य पूरा संपन्न नहीं कर सकता। जो अपने हिस्से में है वो तो करेगा, लेकिन पूरा काम क्या नहीं कर सकता, संपन्न नहीं कर सकता। तो वो और अंगों के साथ जुड़कर क्या करेगा, कार्य करेगा। तो देखो कि आपको पूछे कि बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र में सम्मिलित अंग नहीं है? तो कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से अंगों को नर प्रजनन तंत्र में शामिल करते हैं? तो एक तो क्या हो गया, वर्षण हो गया। क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया, वर्षण कोश। तीसरा क्या हो गया, अधिवर्षण। तीन नाम तो वर्षण से याद हो गए कि नहीं हो गए? चौथा शुक्राशय हो गया। क्या हो गया? पांचवा कौन सा हो गया, शुक्र वाहिनी हो गया। छठवा कौन सा हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। और लास्ट कौन सा हो गया, शिशन हो गया। मतलब ये सारे के सारे अंग क्या कहलाएंगे, नर प्रजनन तंत्र के अंग कहलाएंगे। यानी कि नर प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है इन सभी अंगों से मिलकर होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या है आपको, वर्षण। अगर वर्षण नहीं है तो पुरुष क्या नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता। मतलब कि महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है, वर्षण का ही है। किसका है, वर्षण का। जैसे हम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे कि हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है, सेल कोशिका से हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर वो सेल नहीं होगी, वो कोशिका नहीं होगी, तो क्या पूरी बॉडी का निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। तो अगर पुरुषों के शरीर में क्या नहीं होगा, वर्षण नहीं होगा, तो क्या वो नई संतान उत्पन्न कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि पुरुषों के शरीर का मुख्य या प्राथमिक जो प्रजनन अंग होता है वो कौन सा होता है, वर्षण होता है। क्या होता है, वर्षण। क्यों होता है वर्षण जो है वो पुरुषों के शरीर का मुख्य या प्राथमिक प्रजनन अंग क्यों होता है? तो क्यों होता है, इसलिए होता है। आपको सभी को पता है कि सर पुरुषों के शरीर से प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रजनन की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो कौन भाग लेते हैं, शुक्राणु भाग लेते हैं। स्पर्म क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और ये जो स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, इन शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। अगर वर्षण नहीं होता तो क्या शुक्राणुओं का निर्माण होता? और अगर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता तो क्या जो पुरुष जो है वो प्रजनन की क्रिया कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्या अकेली महिला कर लेगी? क्या नहीं कर सकती। अकेली महिला क्या नहीं कर सकती, प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकती। तो देखो कि प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणु जो है, इन शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। इसलिए इस वर्षण को पुरुषों के शरीर का प्राथमिक प्रजनन अंग या मुख्य प्रजनन अंग कहा जाता है। इसके अलावा जो अंग प्रजनन प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उनको हम सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहते हैं। जैसे वर्षण कोश, अधिवर्षण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिशन। ये क्या करते हैं, प्रजनन में सहायक होते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पुरुषों के शरीर का प्राथमिक प्रजनन अंग किसको कहा जाता है, वर्षण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्षण को कहा जाता है। वर्षण के अलावा जो भी क्या है प्रजनन में सहायक है उसको क्या कहेंगे, सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहेंगे। अब ये भी नहीं है कि वर्षण ने शुक्राणुओं का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया और निर्माण करके फ्री हो गया कि अब क्या हो जाएगा, नई संतान का जन्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो केवल शुक्राणुओं का क्या किया है, निर्माण, लेकिन उन शुक्राणुओं को उस महिला की अंडवाहिनी तक पहुंचाने के लिए जो का सारा जो काम होगा वो किसके द्वारा होगा, उन अंगों के द्वारा, सहायक अंगों के द्वारा होगा कि नहीं होगा? तो उनको हम क्या कहेंगे, सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहेंगे। अब देखो इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जो वर्षण जो होता है, वर्षण की संख्या कितनी होती है। वर्षण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वर्षण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है।
नहीं, वो वर्षण नहीं होते भाई, वो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वर्षण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वर्षण की संख्या 2 होती है। और वर्षण जो होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? वर्षण शरीर के कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। ये कारण है कि सर वर्षण जो है वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं? सारे अंग शरीर के अंदर हैं लेकिन वर्षण शरीर के बाहर क्यों है? सुनो ध्यान से। वर्षण जो है, वर्षण में किसका निर्माण होता है? वर्षण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उस निर्माण के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 33 से 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 33 से 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि मैं बात करूं कि जो मानव जो होता है उस मानव के शरीर का आंतरिक जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। अगर ये वर्षण जो है, अगर ये वर्षण शरीर के कहाँ होते? अंदर होते, तो क्या शुक्राणुओं का निर्माण होता? शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। इसलिए भगवान ने इनकी व्यवस्था कहाँ कर दी? शरीर के बाहर कर दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि वर्षण जो है, वर्षण शरीर के बाहर क्यों होते हैं? कि सर वर्षण जो है, वर्षण में शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो शरीर के आंतरिक तापमान पर क्या नहीं होता? संभव नहीं होता। उसके निर्माण के लिए 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जबकि शरीर का आंतरिक जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। अब देखो, आपको सर ने बताया होगा कि जो वर्षण जो है, वर्षण किसकी तरह काम कर रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रहे हैं तो हार्मोन स्रावित करेंगे या रस स्रावित करेंगे? क्या स्रावित करेंगे? हार्मोन स्रावित करेंगे। और जो वर्षण जो है, इस वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इस वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एंड्रोजन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एंड्रोजन। कि जो वर्षण है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है तो क्या स्रावित करेगा? हार्मोन स्रावित करेगा। और कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। कब करता है? क्या हार्मोन है वो हमेशा स्रावित होते रहते हैं क्या? हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो हमेशा स्रावित होते हैं क्या? नहीं होते। एक निश्चित जो स्थिति होती है, एक निश्चित जो समय होता है, उसी समय के अंतराल क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित होंगे, हार्मोन स्रावित होने के बाद में अपना काम करेंगे और अपना काम करने के तुरंत बाद क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तुरंत बाद क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो देखो होता क्या है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्षण से कब स्रावित होता है? तो वर्षण से कब स्रावित होता है? मैं बोलूं कि लड़का क्या होता है? जवान। लड़का क्या होता है? जवान। कब होता है? जब 12 से 13 साल की उम्र में लड़का क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। तो 18 वर्ष तक की उम्र को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं कि नहीं कहते? उस समय लड़का क्या होता है? जवान होता है, प्यूबर्टी एज जिसको हम बोलते हैं। तो देखो कि जब लड़का जवान होता है तो लड़के के शरीर पर नए लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं देते? जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या बोलते हैं? कि किशोर अवस्था के पश्चात हार्मोन के स्रावित होने पर लड़कों के शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो कौन से हार्मोन के स्रावित होने पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावित होने पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर की हड्डियों का क्या होना? मजबूत होना। शरीर की हड्डियों का क्या होना? मजबूत होना। और जनन जो अंग है, जनन जो क्या है? अंग है, उन पर बालों की क्या होना? अधिकता होना। शरीर पर बालों की क्या होना? अधिकता होना। ये लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं देते? तो इनको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक लक्षण, वो क्या होता है पता हो तो बताओ। एक होता है प्राथमिक लैंगिक लक्षण, एक होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक तो मैंने बता दिया कि लड़का लड़की जब जवान होते हैं तो जवान होंगे तो उनके शरीर में हार्मोन क्या होंगे, स्रावित। हार्मोन स्रावित होने पर जो लक्षण प्रकट होंगे उनको कहेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। लड़कों के मैंने बताए। लेकिन प्राथमिक लैंगिक लक्षण किसको कहते हैं? अरे वे लक्षण जो जन्म लेते ही दिखाई देते हैं और जिनके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि ये लड़का है और ये, उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण। जैसे लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण मतलब कि जो लड़का है उसका निर्धारण हो गया लिंग के आधार पर कि ये लड़का है, और लिंग के आधार पर किसका निर्धारण हो गया? लड़की का निर्धारण। तो ऐसे लक्षण जो जन्म के पश्चात क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण। और वे लक्षण जो किशोर अवस्था के पश्चात हार्मोन के स्रावित होने से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। आई क्या कुछ बात समझ में आपको? आई क्या? तो एक नंबर पे लगाओ आप प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, और इसके बारे में लिखो, 2-4 लाइन तो लिखो। हाँ, प्रजनन तंत्र डेफिनेशन लिखो प्रजनन तंत्र की। लिखो, प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले, प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह है, अंगों का समूह है प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन तंत्र कहलाता है। नीचे लिखो प्रजनन, दूसरी लाइन में प्रजनन, एरो का चिन्ह लगाना। लिखो सजीवों द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करना, नई संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और सबसे पहले लिखो नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। नर का मतलब है पुरुषों में, अपन मानव की बात करें तो महिला पुरुष की बात करेंगे। तो देखो कि पुरुषों के शरीर में प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा? नर प्रजनन तंत्र कहलाएगा। लिखाने की जरूरत नहीं है, तो लिखो इसमें नर प्रजनन तंत्र में भाग लेने वाले अंग, नर प्रजनन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। सबसे पहला क्या लिखोगे? वर्षण। साथ ही साथ इंग्लिश में नहीं लिखना इनकी। वर्षण को क्या कहेंगे? टेस्टिस। वर्षण को क्या कहेंगे? टेस्टिस। वर्षण कोश को क्या कहेंगे? स्कोर्टम सैक। अधिवर्षण को एपिडाइडाइमस। शुक्राशय को क्या कहेंगे? सेमिकल वेसिकल। शुक्रवाहिनी वैस डेफरेंस।
प्रोस्टेट ग्रंथि बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, थोड़ा बहुत काम इसका भी होता है तो मैं इसको भी लिख देता हूं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और लास्ट में होता है आपका सिसन। क्या बोल दिया? पेनिस नहीं, पेनिस। हाँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करके इनको याद भी करना। अब देखो पढ़ना क्या है, नर प्रजनन तंत्र, तो हमें ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कि कौन सा जो अंग है उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले लिखो वर्सन, टेस्टिस। वर्षण टेस्टिस, 2-4 लाइनें लिखेंगे। सबसे पहले लिखो वर्षण की संख्या कितनी, तो संख्या 2। 2 का मतलब क्या होता है, एक जोड़ी भी लिख सकते हो आप। जोड़ी में कितने होते हैं? जोड़ी ना तो अकेले की होती ना 3 की होती, जोड़ी में कितने होते हैं? तो वर्षण भी क्या होंगे? 2 होंगे, एक जोड़ी के रूप में होंगे। ऐसे लिखूं क्या पुरुषों में? ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, हम पढ़ी क्या रहे हैं? नर प्रजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, और सभी को पता भी है, कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना इस चीज से। कई बार हो जाते हैं बच्चे ऐसे पूछे कि बच्चों बताओ भाई वर्षण जो होते हैं वो किस में होते हैं, महिला पुरुष? तो हाँ सर, महिला पुरुष दोनों में ही क्या होते हैं? वर्षण होते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो वर्षण केवल किस में होते हैं? पुरुषों में होते हैं। संख्या कितनी होती है? 2, एक जोड़ी बोल सकते हो। देखो वर्षण जो है वो अंतःस्रावी की तरह काम करते हैं कि नहीं करते? और अंतःस्रावी की तरह काम करेंगे तो हार्मोन स्रावित करेंगे कि नहीं करेंगे? हार्मोन स्रावित करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वर्षण जो है, वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को आप क्या बोलते हो भाई? एस्ट्रोजन नहीं, एंड्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में, एस्ट्रोजन किसमें? महिलाओं में। उल्टा मत करो, नहीं आप में भी सुंदरता आ जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन होता है सही लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी आप देखो अपने साइंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हो। इंग्लिश मीनिंग सही टेस्टोस्टेरोन होगा, ठीक है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन भाई महिलाओं में स्रावित होता है, जिसकी वजह से महिलाओं क्या दिखती हैं? वो सुंदर दिखती हैं। अगर पुरुषों में भी एस्ट्रोजन होता तो पुरुष भी कैसे दिखाई देते? सुंदर दिखाई देते, ठीक है ना। हाँ, तो उस चीज का ध्यान रखना। एंड्रोजन अलग है, एस्ट्रोजन अलग है, ठीक है ना। अब देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन कब स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब स्रावित होता है? दोबारा से मैं आपको ग्रंथियों की तरफ लेकर जाऊंगा। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे तो कि सर पीछे क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहा हूं कि देखो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? वर्षण से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? वर्षण से स्रावित होता है। आपने पढ़ा होगा, जब आपने ग्रंथियां पढ़ी होगी उस समय आपने हार्मोन है
इस हार्मोन के गुण पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, हार्मोन के गुण पढ़े होंगे कि हार्मोन के गुण क्या होते हैं। इधर ध्यान दो भाई थोड़ा सा कि देखो हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होता है कि जो हार्मोन जो है उसकी सबसे पहली बात तो यह है कि हार्मोन जो होते हैं वो अल्प मात्रा में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अल्प मात्रा में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होंगे, स्रावित होंगे। अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जहां से स्रावित होते हैं वहां पर क्या नहीं करते, कार्य नहीं करते। हार्मोन की विशेषता है अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, जहां से स्रावित होते हैं वहां पर क्या नहीं करते, कार्य नहीं करते। वो दूर अंगों पर जाकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और हार्मोन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो हार्मोन का कार्य होता है, हार्मोन का कार्य है प्रेरित करना। क्या काम है, इसको आप क्या बोल सकते हो, उत्तेजित करना। मैं क्लास में आऊं और आपको प्रेरित करूं किसके लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो प्रेरित कर रहा हूं मतलब आपको उत्तेजित कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। और जबरदस्ती मामूली भी तो कर सकता हूं। तो आप ये समझ सकते हो कि हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, उत्तेजित करना, प्रेरित करना, यानी कि सामने वाले को क्या करवाना, कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना। तो देखो होता क्या है, हमने एक बात बोली है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहां से स्रावित होता है, वर्षण से स्रावित होता है। लेकिन कब स्रावित होता है, जब लड़का क्या होता है, जवान होता है। लड़का क्या होता है, जवान होता है। तो लड़का जवान होता है तो उस समय लड़का क्या होता है, जवान। तो उस समय क्या है कि आपकी कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो इस पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। क्या ये पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा, नहीं करेगा। अभी बात बताई कि हार्मोन जहां से स्रावित होते हैं वहां पर क्या नहीं करते, काम नहीं करते। तो ये जो हार्मोन है ये हार्मोन ब्लड की सहायता से कहां पहुंचेगा, वर्षण पर पहुंचेगा। किस पर पहुंचेगा, वर्षण पर पहुंचेगा। और वर्षण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, उत्तेजित करेगा। कैसे कि लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। बस इतनी सूचना देगा, इतना संदेश देगा, फिर क्या हो जाएगा, नष्ट। LH हार्मोन क्या हो गया, नष्ट। तो फिर वर्षण को पता लगेगा कि कौन आया है, पीयूष ग्रंथि से LH आया है। इसका मतलब लड़का क्या हो गया, जवान हो गया। और लड़का जवान हो गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना चाहिए। और जैसे ही LH हार्मोन से सूचना मिलती है तो वर्षण जो होता है उस वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो हमारे शरीर पर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि लड़कों में क्या करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने में क्या होना, सहायक होना। मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करता है, क्या हार्मोन काम करेगा, क्या नहीं करेगा, ये तो काम करवाएगा। तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने वाली जो कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं को क्या करेगा, सूचना देगा। और जैसे ही उनको सूचना मिलेगी तो वो क्या कर देंगी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट कर देंगी। और जैसे ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं तो लड़के के चेहरे पर क्या आएंगी, दाढ़ें मुछाएंगी, हड्डियां क्या होने लगेंगी, मजबूत। तो शरीर भी कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा। शरीर पर बालों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हाँ मोटी। बारीक तो उनकी होगी, हाँ भारी, क्या, वेरी गुड, भारी, हाँ वो भारी सही है। हाँ मैं सोच रहा हूँ बारीक हो जाएगी, बारीक तो महिलाओं की होती है, ठीक है। तो देखो कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसके नीचे बस एरो का चिन्ह लगाओ ऐसे, और एरो का चिन्ह लगा के ऐसे लिख दो यहाँ पर कार्य,
शॉर्ट में कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है कि लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करने में सहायक। बस यहाँ इतना और लिख लो, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसके नीचे एरो का चिन्ह लगाओ जैसे, और जैसे में पहला लिखो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। लिखो, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, मोटा भारी होना। दूसरा लिखो, दाढ़ी मुझका आना, दाढ़ी मुझका आना। तीसरा लिखो, शरीर पर बालों की अधिकता, शरीर पर बालों की अधिकता। और चौथा लिखो, शरीर में हड्डियों का, हड्डी लिख लो या फिर अस्थि लिख लो, शरीर में अस्थियों का मजबूत होना, अस्थियों का क्या होना, मजबूत होना। ठीक है, और लिखा दो, दो चार बात लिखा दो, लगाओ नोट। हाँ नोट लगाओ भाई, खर्चा करो थोड़ा बहुत। हाँ बचाते ही बचाते हो आप, खर्चा करो। हाँ नोट लगाओ। हाँ नोट की व्यवस्था नहीं हो ना कभी तो चुपचाप से क्या लगा लिया करो, विशेष। जितना काम नोट करेगा उतना ही काम कौन करेगा, विशेष करेगा। लिखो, लिखो, वर्षण शरीर के बाहर, वर्षण शरीर के बाहर स्थित होते हैं, वर्षण शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्योंकि, क्योंकि वर्षण में, क्योंकि वर्षण में प्रजनन के लिए आवश्यक, क्योंकि वर्षण में प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का निर्माण होता है, प्रजनन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो जो शरीर के आंतरिक तापमान, और कोष्टक में क्या लिखोगे, शरीर के आंतरिक तापमान के कोष्टक में क्या लिखोगे, 37 डिग्री सेल्सियस। ओब्लिक लगा के क्या लिखोगे, ओब्लिक लगा के क्या लिखोगे। अगर आपको ये डिग्री सेल्सियस में नहीं दे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दे सकता है क्या। ताप के अलग अलग पैमाने होते हैं कि नहीं होते। तो एक तो क्या लिखा है आपने 37 डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखो तो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पर देखोगे तो 310 केल्विन। कोष्टक को क्या कर दो, बंद। जो शरीर के आंतरिक तापमान, कोष्टक में ये लिख लेना, पर संभव नहीं है, पर संभव नहीं है। और नीचे लिख लो, शुक्राणुओं का निर्माण लगभग, शुक्राणुओं का निर्माण लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तापमान पर होता है। बस ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी इस चीज को है ना एक बार घर जाके 10-15 मिनट जरूर